आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। क्या शुरू करेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। इसका कहने का मतलब है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्यों ज़रूरत पड़ा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी, उस टाइम पे ड्यूटीज़ नाम करके कोई टॉपिक नहीं था या ड्यूटीज़ नाम करके कोई चैप्टर नहीं था। लेकिन बाद में ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया, जबकि कि इसकी ड्यूटी की ज़रूरत पड़ी या इस टॉपिक को ऐड करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये हमारे एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 10 है और हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। Though the rights and duties of the citizens are correlative and inseparable, the original constitution contained only the fundamental rights and not the fundamental duties. देखिए, राइट्स और ड्यूटीज जो भी सिटीजन्स के हैं वो कोरिलेटिव है और इनसेपरेबल है। मीन्स अधिकार और उसके साथ साथ अधिकार के साथ साथ क्या आता है? अधिकार के साथ साथ ड्यूटीज आता है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आती है। ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट्स तो मिल गया, अधिकार तो मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? उसके साथ साथ कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आती है। ठीक है, तो ये दोनों कोरिलेटिव है, इनसेपरेबल है फंडामेंटल्स और ड्यूटीज को। लेकिन बात वही है कि ओरिजिनल संविधान में क्या किया गया था? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर इसको क्या कर दिया? फंडामेंटल राइट्स को ही सिर्फ रखा गया था, नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं रखा गया था। ठीक है। In other words, the framers of the Constitution did not feel it necessary to incorporate the fundamental duties of the citizens in the constitutions. जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्रेमर रहे, उन्होंने इस बात को नेसेसरी नहीं समझा कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, ड्यूटीज को इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मीन्स सीधी सीधी बात है, फ्रेमर्स ने इन बात पे ध्यान ही नहीं दिया या फ्रेमर्स को इन बात के लिए कोई ज़रूरी ही नहीं लगा, कोई नेसेसरी ही नहीं दिखा कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए संविधान में या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है। However, they incorporated the duties of the state in the constitution in the form of directive principles in the state policy. मीन्स जो स्टेट का ड्यूटीज है उस बात को इनकॉर्पोरेट किया इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने क्या किया? जो भी ड्यूटी ऑफ द स्टेट है, स्टेट का जो ड्यूटी है उन बात को क्या किया? उन बात को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। किस फॉर्म में? इनको किया डीपीएसपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में किया? डीपीएसपी के फॉर्म में इन बात को इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन जो हमारा ओवरऑल ड्यूटीज है उन बात को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। ठीक है। लेटर इन 1976 मीन्स तुरंत, इमरजेंसी के तुरंत बाद, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। मीन्स उस टाइम पे 1976 के बाद क्या हुआ? फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया। इन 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। मीन्स 1976 से पहले क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज नाम करके कोई टॉपिक नहीं था। हाँ, जहाँ तक बात आती है स्टेट की, तो स्टेट को लेकर के क्या किया गया था? स्टेट को डीपीएसपी दिया गया था ताकि स्टेट का जो ड्यूटी है उन बातों के ऊपर विशेष चर्चा किया गया था। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल की बात है, ओवरऑल की बात नहीं की गई थी। The fundamental duties in the Indian Constitution are inspired by the constitutions of earnest USSR. देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? वो इंस्पायर्ड है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। जो कि यूएसएसआर में अभी अभी सबसे बड़ा क्या बचा हुआ है? यूएसएसआर में अभी सबसे बड़ा बचा हुआ है रसिया। तो मेनली मान लीजिए कि यूएसएसआर से ये इंस्पायर्ड है कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज हमें यहाँ रखनी चाहिए। Notably, none of the constitutions of major democratic country like USA, Canada, France, Germany, Australia, and so on specifically contains a list of duties of citizens. मीन्स मेजर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो भी मुख्य डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर क्या क्या गया है? जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे स्पेसिफाई किसी ने लिस्ट ऑफ ड्यूटीज को स्पेसिफाई नहीं किया अपने संविधान में कि हाँ ये ड्यूटीज है। लिस्ट ऑफ ड्यूटीज को स्पेसिफाई नहीं किया है संविधान में। ठीक है। Japanese constitution is perhaps the only democratic constitution in world which contains a list of duties of citizens. जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है जिसने कि क्या क्या है? लिस्ट ऑफ ड्यूटीज को क्या क्या है? इनकॉर्पोरेट किया है या इनकॉर्पोरेट इसको लिखा गया है या संविधान में एक तरह से लिस्ट बनाया गया है ड्यूटीज का। सिर्फ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है और कोई संविधान नहीं है और कोई मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है
जिसने कि क्या किया है, ड्यूटीज को एक मीन्स सीरियल वाइज किया है। ठीक है, एक तो जापान हो गया, दूसरा देश कौन हो गया, दूसरा देश हम लोग हो गए जब 1976 के बाद जब ये ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया, तब हमारे देश में क्या हो गया, इसी कैटेगरी में आ गया, जापानीज वाले कैटेगरी में आ गया कि हाँ हमने भी क्या किया, हमने भी संविधान में ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, द सोशलिस्ट कंट्रीज ऑन द कंट्री गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ देयर सिटीजन्स। जो सोशलिस्ट कंट्रीज है उसमें क्या किया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स को अधिकार दिया गया, दैट मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है वही सेम इंपॉर्टेंस ड्यूटी को भी दिया गया है। जो भी सोशलिस्ट कंट्री है वो क्या क्या है, वहां पर जितना अधिकार फंडामेंटल राइट्स का है, जितना इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स का है, उतना ही इंपॉर्टेंस फंडामेंटल ड्यूटीज का भी है। ठीक है, हेंस द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अर्नेस्ट यूएसएसआर डिक्लेयर दैट द सिटीजन्स एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स was inseparable from the performance of their duties and obligations। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसएसआर का, उसने क्या डिक्लेयर किया है, उनमें ये डिक्लेयर किया गया है कि जो भी सिटीजन्स एक्सरसाइज कर रहा है राइट्स को, जो भी सिटीजन्स अधिकार को एक्सरसाइज कर रहा है, उस 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 सिटीजन्स का ये भी फ्रीडम है, ये भी चीजें हैं कि वो क्या करे, वो ड्यूटीज को भी क्या करे, वो ड्यूटीज को भी प्रैक्टिस करे। और ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स क्या है, इनसेपरेबल है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक पे, वो है स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। दैट मीन्स स्वर्ण सिंह एक ऐसे आदमी थे जिनको कि ये भार दिया गया कि आप क्या करो, आप एक फंडामेंटल ड्यूटीज को, ड्यूटी का एक लिस्ट बनाओ कि हाँ किस किस ड्यूटी से हम क्या करें, क्या क्या ऐसा बनाएं जो कि क्या हो सके, हमारा देश सही सुचारू रूप से चल सके, सही ढंग से चल सके। In 1976, the Congress party set up the सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी टू मेक ए रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाया। उसमें क्या हुआ, उसमें ये रिकमेंडेशन हुई किसके लिए, उसमें ये रिकमेंड करना है कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वाज फेल्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 1977। ठीक है, मीन्स जो भी जरूरी लगा, जो भी देखिए हमने अब पहले बात करा था कि ये कब बात हुई है, 1976 मीन्स इमरजेंसी के जस्ट बाद। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि 1975 से लेकर के 1977 तक जो इमरजेंसी लगा था, उसमें जो भी चीजें फील हुई सरकार को, जो भी चीजें फील हुई, उन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है ड्यूटीज में। जो जो भी चीजें फील हुई सरकार को कि हाँ ये नहीं होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो उन सारी चीजों को क्या करना है, उन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है ड्यूटीज में, फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम पे। ठीक है, द कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ए सेपरेट चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कमिटी ने क्या रिकमेंड किया, कमिटी ने यह रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या होना चाहिए, एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए, एक अलग चैप्टर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। इट स्टेट्स दैट द सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस that in addition to the enjoyment of rights, they also have certain duties to perform as well। That means कहने का मतलब है कि इसमें इस बात को स्ट्रेस किया गया है कि जो भी सिटीजन्स है उसके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि अगर हम क्या करना चाहिए, अगर हम राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, अगर हम अधिकार को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ हमें ड्यूटीज को भी परफॉर्म करना चाहिए। उसके साथ साथ अधिकार के साथ साथ हमारे हमारे पास क्या, हमारे मन में क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि उसके साथ साथ हम ड्यूटीज को भी परफॉर्म करें। सिर्फ अधिकार अधिकार को ही परफॉर्म नहीं करें, फंडामेंटल राइट्स हमारा इन्फ्रिंज हुआ, फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुआ तो हम चले गए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ड्यूटीज उसके बाद ड्यूटीज कौन निभाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स को या फिर अगर हम राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारा ये भी जिम्मेदारी बनता है कि हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए, हमारे लिए ड्यूटीज भी है, उन बात के भी जिम्मेदार हम हैं, या उन बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है कि हम ड्यूटीज को भी निभाएं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम राइट्स को ही एंजॉय ना करें। द कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर accepted this recommendation and enacted the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सेंटर में थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और रिकमेंड किया, और उन्होंने क्या इनेक्ट किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया, और उसमें क्या किया, दिस अमेंडमेंट एडेड ए न्यू पार्ट, नेमली पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
और उस अमेंडमेंट में क्या हुआ, उस अमेंडमेंट में एक न्यू पार्ट का इंट्रोडक्शन हुआ जो कि 4A है, और उसमें क्या कर दिया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया, उन बातों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। दिस न्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल। इस न्यू पार्ट में सिर्फ एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? दैट इज आर्टिकल 51A। वो कौन सा आर्टिकल है? वो सिर्फ आर्टिकल 51A है। तो कहने का मतलब है कि स्वर्ण सिंह कमेटी का क्या मतलब है? स्वर्ण सिंह कमेटी को एक एक मिस कर एक हम बोल सकते हैं कि एक तरह से जिम्मेदारी दी गई कि जो भी इमरजेंसी में हमें फेल्ड हुआ, इंटरनल इमरजेंसी में जो भी चीजें फेल्ड हुई, उनके बारे में एक आप क्या करो, उनके बारे में आप एक चीजें ये बनाओ कि हाँ भाई, हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, संविधान में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो भी कमेटी ने रिकमेंड किया कांग्रेस गवर्नमेंट को, जो कि सेंटर में थी, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन बातों को कंसिडर किया और क्या किया, और एक एक अमेंडमेंट लाया 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें से पार्ट 4A को ऐड किया। पार्ट 4A को ऐड किया और उसमें सिर्फ पार्ट 4A में सिर्फ आर्टिकल 51A नाम करके सिर्फ एक आर्टिकल है, विच फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड ए कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, जिसमें कि सबसे पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को स्पेसिफाइड किया गया था, जिसमें से सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को स्पेसिफाइड किया गया था। द रूलिंग कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर द नॉन इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशंस as a historical mistake and claimed that what the framers of the constitution failed to do was being done now। फिर उसके बाद जो रूलिंग कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का जो नॉन इंक्लूजन है, नॉन इंक्लूजन मीन्स उसमें जब ऐड नहीं किया गया था, तो ये क्या है, ये क्या क्लेम करता है, ये हिस्टोरिकल मिस्टेक क्लेम करता है। दैट मीन्स जो हिस्ट्री में, जो इतिहास में फ्रेमर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, उन्होंने जो इसको ऐड नहीं किया, दैट मीन्स ये क्या है, ये हिस्टोरिकल मिस्टेक्स, ये इतिहास की गलती है, और वो गलती अब क्या कर दिया गया है, वो गलती अब सुधार दिया गया है, वो गलती को अब सुधार दिया गया है जब ड्यूटी को ऐड कर दिया इसमें। ठीक है। दो द सोरेन सिंह कमिटी suggested the incorporation of 8 fundamental duties in the constitutions. The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 included 10 fundamental duties। कहने का मतलब है सोरेन सिंह कमेटी ने मात्र 8 ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया था, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ, जब अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, तो उसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया। उसमें से कितना किया गया? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया, जबकि सोरेन सिंह कमेटी ने मात्र 8 ही फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने की इजाजत दिया था। ठीक है। इंटरेस्टिंगली, certain recommendations of the committee were not accepted by the Congress party and hence not incorporated in the constitution. These include, इंटरेस्टिंगली ये था, देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी को कांग्रेस पार्टी ने ही अपॉइंट किया था, और कांग्रेस पार्टी ने ही इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। कुछ कुछ ऐसे ड्यूटीज थे जो कि कांग्रेस पार्टी ने ही इनकार कर दिया मानने से। ठीक है। उसमें से क्या क्या इनकार कर दिया गया था? पहला ये इनकार कर दिया गया था, द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द imposition of such penalty or punishment as may be considered appropriate or as non-compliance with or refusal to observe any of the duties। सॉरी। मीन्स कहने का मतलब है कि एक ड्यूटीज को इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। किसकी पहला ड्यूटी क्या इनकॉर्पोरेट नहीं किया? सोरेन सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था कि पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, एक ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए कि, या ऐसे इम्पोजिशन या ऐसा पेनल्टी या ऐसा पनिशमेंट लगाना चाहिए, पेनल्टी या पनिशमेंट का इम्पोजिशन करना चाहिए कि जो भी सिटीजन्स ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेगा, उसके लिए पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट पेनल्टी और पनिशमेंट का इंतजाम करेगा। पेनल्टी और पनिशमेंट का इंतजाम करेगा जो भी व्यक्ति क्या करेगा, ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेगा या फिर ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ द एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स और ऑन द ग्राउंड ऑफ रिपंजेंसी टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ये इसका कहने का मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू को भी हटा दिया। मीन्स कोई भी पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अगर पार्लियामेंट कोई भी पेनल्टी और पनिशमेंट का क्या करता है, पेनल्टी और पनिशमेंट देता है जो कि ड्यूटीज को नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए क्या है कि वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होगा।
कोई भी कानून अगर बनता है, जो पार्लियामेंट ने बनाया है कि हाँ चलो आप अगर ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपको ये मानना पड़ेगा या फिर आपको ये पनिशमेंट या पेनाल्टी मिलेगा, तो उन बातों को क्या करेगा, कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगा। दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बातें होगी जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं मानी। तीसरी बातें क्या थी? ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड आल्सो बी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स। टैक्स पे करना भी फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स का। सिटीजन्स का फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टैक्स पे करना। ठीक है, अब है हमारे पास क्या लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। 50 आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग ये जो ड्यूटी, नीचे जो ड्यूटी दिया गया है, ये इसका मतलब है कि प्रत्येक सिटीजन ऑफ इंडिया को मानना चाहिए। पहला ड्यूटीज क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके जो आइडियल्स है, जो संविधान के आइडियल्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उसको क्या करना है? उसको रिस्पेक्ट करना है। नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। ये हमारा ड्यूटीज है, ये हमारा ड्यूटीज है। दूसरा क्या बोला गया? दूसरा बोला गया टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल्स फॉर द फ्रीडम्स। जो भी नोबल आइडियाज है, जो भी नोबल आइडियल्स है, जो इंस्पायर्ड होता है नेशनल स्ट्रगल से फ्रीडम के लिए। जिस टाइम फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइम में जो नोबल आइडियाज थे, जो आइडियल्स थे, उनको क्या करना है? उनको चेरिश करना है, उनको फॉलो करना है। दूसरी ड्यूटीज ये हो गई। तीसरी ड्यूटीज क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। क्या करना है? यूनिटी, सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपहोल्ड करके रखना है। ये हमारा ड्यूटीज है। तीसरी ड्यूटीज ये होगी। चौथी ड्यूटीज ये है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जिस टाइम में क्या होगा, जिस टाइम में जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को, जिस टाइम में देश को जरूरत पड़ेगी, उस टाइम में हमें हमेशा रेडी होना चाहिए कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उस जरूरत में काम आएंगे। ठीक है, ताकि अपने देश को डिफेंड कर सके, नेशनल सर्विस को रेंडर कर सके। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जब भी बुलाया जाएगा तब हम तैयार रहेंगे कि हाँ हमें जाना है। ठीक है, उसके बाद टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रीनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। कहने का मतलब है अब हमें क्या प्रमोट करना है? ये हमारा ड्यूटीज बनता है कि हमें ब्रदरहुड प्रमोट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज। इन सबके बेसिस पे क्या करना है? इन सबके बेसिस पे ब्रदरहुड, एक भाईचारा को प्रमोट करना है। और जो डेरोगेटरी है वुमेन के लिए, वुमेन्स डिग्निटी के लिए, जो महिला की डिग्निटी के लिए डेरोगेटरी है, उसको क्या करना है? उस प्रैक्टिस को खत्म करना है, उस प्रैक्टिस को रिनाउंस करना है, उस प्रैक्टिस को बिल्कुल खत्म करना है जो भी डेरोगेटरी है, जो भी डेरोगेटरी है डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए। ठीक है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। मीन्स वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है जो हमारे देश का रिच हेरिटेज है, जो भी हमारे देश में हेरिटेज है, जो भी हमारे देश में रखी हुई चीजें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा ड्यूटीज है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मीन्स कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है? हमें जो भी जानवर के प्रति कुछ ना कुछ प्यार होना चाहिए, जानवर के प्रति प्यार होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना है? नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जिसमें कि फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। इन सबको क्या करना है? इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मीन्स एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, मीन्स दैट मीन्स एक साइंटिफिकली बात करना है। ऐसे ही हवा में कुछ भी बात नहीं करना, एक साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए बात करने के लिए। ठीक है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। मीन्स पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना है? पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखना है, और जो वायलेंस है उसको कम करना है, जो वायलेंस उसको खत्म करना है। ठीक है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन constantly rises to higher level of endeavor and achievement। दैट मीन्स हमें क्या करना है? एक
एक एक्सीलेंस की तरफ जाना है। सभी इंडिविजुअल्स को एक कलेक्टिव एक्टिविटी लेकर के नेशनल कॉन्स्टेंटली ताकि क्या हो सके, ताकि नेशंस क्या हो सके, कॉन्स्टेंटली राइज हो सके, कॉन्स्टेंटली ऊपर उठ सके देश हमारा, उस एक्सलेंस की तरफ जाना है। ये हमारा ड्यूटीज है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिच और हर चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। दैट मीन्स ये क्या बोला गया कि जो भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के पास ये ड्यूटीज है कि उनको, उनके बच्चे को जो भी कितने एज के हैं, वो जो भी 6 से 14 ईयर्स के हैं, उनके बच्चे क्या हो सके, उनके बच्चे को एजुकेशन मिल सके, उनके बच्चे स्कूल जा सके। ये उन पेरेंट्स की ड्यूटीज है। दिस ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये ड्यूटीज को कब जोड़ा गया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या फीचर्स है फंडामेंटल ड्यूटीज का? Following points can be noted with regard to the characteristics of the fundamental duties. Some of them are moral duties, while others are civic duties. उसमें से कुछ, इसमें से जो इतने भी हमने ड्यूटीज पढ़ा, उसमें से क्या, उसमें से कुछ मोरल ड्यूटीज है, कुछ सिविक्स ड्यूटीज है। फॉर इंस्टेंट, चेरिशिंग नोबल्स आइडियल्स of freedom struggle is a moral precept and respecting the constitution, national flag and national anthem is a civic duty। जैसे कि हमने क्या बोला, हमने ड्यूटीज में क्या पढ़ा, हमने ड्यूटीज में पढ़ा कि जो भी नोबल आइडियल्स है उसको क्या करना, उसको चेरिश करना। तो ये क्या है? ये है हमारा मोरल प्रिसेप्ट। और जो हमने ये पढ़ा कि जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, वो क्या हमारा है? वो है हमारा सिविक ड्यूटी। सॉरी, वो हमारा क्या है? वो है हमारा सिविक ड्यूटी। दे रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन ए पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजियस एंड प्रैक्टिसेस। ये क्या करता है? ये कुछ ऐसे वैल्यू है जो कि कहाँ रेफर करता है? ये रेफर करता है इंडियन ट्रेडिशंस में, माइथोलॉजी में, रिलीजियस में, और कुछ प्रैक्टिस है वहां पर। ये सारी कुछ कुछ वैल्यू क्या होता है? कुछ कुछ वैल्यू वहां तक जाती है। इन अदर वर्ड्स, दे एसेंशियली कंटेन्स जस्ट ए कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू इंडियन वे ऑफ लाइफ। मीन्स ये क्या है? ये ड्यूटीज क्या है? ये इन चीजों को कोडिफाई किया गया है एक टास्क की तरह, ताकि क्या हो सके, ताकि वो इंडियंस वे ऑफ लाइफ, किस तरीके से इंडियंस की लाइफ चल रही है। ठीक है। Unlike some of the fundamental rights which extend to all persons, whether citizens or foreigners, the fundamental duties are confined to citizens only and do not extend to foreigners. Unlike some of the fundamental rights, कुछ fundamental rights के unlike क्या है? Which extend to all persons, whether citizens or foreigners, जहां पर कि देखिए फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए, दैट मीन्स फॉरेनर्स को भी और जो इंडियन सिटीजन्स है उनको भी। ठीक है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ये फॉरेनर्स तक एक्सटेंड नहीं करता। ठीक है। लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिसेबल। फंडामेंटल ड्यूटीज भी क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट्स। में संविधान इस बात को प्रूफ नहीं करता कि जो ड्यूटीज है वो डायरेक्ट कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल हो। ठीक है। मोर ओवर देयर इज नो लीगल सैंक्शंस अगेंस्ट देयर वायलेशंस। इसलिए बोला गया है कि कोई लीगल सैंक्शंस नहीं होगा अगर इसका कोई वायलेट करता है, अगर इसका कोई वायलेशंस करता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो हाउएवर द पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्स देम बाय द सुटेबल लेजिस्लेचर। इसलिए पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट फ्री है कि वो सुटेबल लेजिस्लेशंस को किस तरीके से इन्फोर्स कर सकता है। ठीक है। ये बातें हमने कर ली फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब है क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज की फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ। तो सबसे पहले हुआ द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। किस किस ग्राउंड्स पे ये क्रिटिसाइज हुआ? पहला है द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज इज नॉट एग्जीक्यूटिव एज इट डज नॉट कवर अदर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज लाइक कास्टिंग वोट्स, पेइंग टैक्स, फैमिली प्लानिंग एंड सो ऑन। दैट मीन्स पहला क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि जो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज है, ड्यूटीज की जो लिस्ट है उसमें से इन बातों को कवर नहीं किया गया है जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी, जैसे वोट कास्ट करना, वोट देना, टैक्स पे करना और फैमिली प्लानिंग। इन ये सब भी क्या है? ये सब भी हमारा ड्यूटीज होना चाहिए, लेकिन इन सबको क्या है? इन सबको इसके इसमें लिस्ट में नहीं रखा गया है। इनफैक्ट ड्यूटी टू पे टैक्सेस वाज रिकमेंडेड बाय द सोरेन सिंह कमेटी। जबकि ड्यूटी टू पे टैक्स को पे करने का ड्यूटी क्या कर दिया गया था? सोरेन सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, लेकिन फिर भी इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं रखा गया। ठीक है।
ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द ड्यूटीज आर वेग, एम्बिगुअस एंड डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टैंड बाय द कॉमन मैन। कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि एम्बिगुअस है, वेग है सॉरी, और डिफिकल्ट है, ताकि ये कॉमन मैन के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कैन बी गिवन टू द परहैप्स लाइक नोबल आइडियल्स, कंपोजिट कल्चर्स, साइंटिफिक टेम्पर। मीन्स कहने का मतलब है कि ये सारे वर्ड का जो यूज किया गया है, ये सारे वर्ड का अलग अलग मीनिंग दे सकता है। नोबल आइडियल्स मीन्स बहुत नोबल आइडियल्स, मीन्स नोबल आइडियल्स का सबके दिमाग में, हर एक पर्सन के दिमाग में अलग अलग आइडियाज है, अलग अलग तरह की बातें। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब अलग अलग चीजों की अलग अलग लेवल की बातें हैं। ठीक है। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिटिक्स एज ए कोड ऑफ मोरल प्रोसेप्ट्स ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर्स। Interestingly, the Sorensen Committee has suggested for penalty and punishment for the non-performance of the fundamental duties. इस बात से क्रिटिक्स ने इस बात से डिस्क्राइब किया गया है कि कोई मोरल प्रोसेप्ट, कोई कोड ऑफ मोरल प्रोसेप्ट ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर। अगर ये ड्यूटीज को नहीं किया गया तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये होगा कोड ऑफ मोरल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। मतलब इंटरेस्टिंगली क्या बात कहेगी, इंटरेस्टिंगली ये बात कहेगी कि सोरेनसन कमेटी ने इस बात को रिकमेंड भी किया था कि ये पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या करना है, मानना ही मानना है। ठीक है। Their inclusion in the constitutions was described by the critics as a superfluous. This is because the duties included in the constitutions as fundamental would be performed by the people even though they were not incorporated in the constitutions. Means ये बोला गया, क्रिटिसिज्म ये भी हुआ कि अगर ये ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट नहीं भी होता, अगर ये ड्यूटीज फंडामेंटल वर्ड में इनकॉर्पोरेट नहीं भी होता, फिर भी लोग इसको परफॉर्म करते, ठीक है। The critics said that the inclusion of fundamental duties as an appendage of Part 4 of the Constitution has reduced their value and significance. They should have been added after Part 3 so as to keep them as par with fundamental rights. That means कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में रखा गया है, उसको पार्ट 4 में नहीं रख करके पार्ट 3 के आसपास रखना चाहिए। मीन्स पार्ट 3 के बाद रखना चाहिए। पार्ट 3 के बाद हमने क्या रखा, पार्ट 3 के बाद फ्रेमर्स ने क्या रखा, डीपीएसपी रखा। पार्ट 4 में, पार्ट 4A में क्या रखा, पार्ट 4A में ड्यूटीज है, जबकि ये क्या होना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट के तुरंत बाद होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके कारण क्या हुआ, जो हमने बाद में रखा, तो बाद में रखने के कारण क्या हुआ कि जो वैल्यू है फंडामेंटल ड्यूटीज का वो कम हो गया। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, क्यों जरूरत है फंडामेंटल ड्यूटीज का। इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशंस, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स। जब ये क्रिटिसिज्म और अपोजिशंस के अलावा भी क्या है, अलावा भी फंडामेंटल ड्यूटीज को कंसीडर किया गया है, किसमें, कुछ फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स को लेकर के, इसमें भी कुछ सिग्निफिकेंट चीजें हैं। जैसे दे सर्व एज द रिमाइंडर टू द सिटीजन्स दैट व्हाइल एंजॉयिंग देयर राइट्स। ये क्या है, ये ड्यूटीज क्या है, ये एक रिमाइंडर है सिटीजन्स के लिए, जब वो राइट्स को एंजॉय कर रहा है तब उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास ड्यूटीज भी होना चाहिए। इस बात का रिमाइंडर है, इस बात को उसको याद दिलाता है। एक फंडामेंटल राइट के साथ साथ हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी आते हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं आते। ठीक है। They should also be conscious in duties their owed to their country, their society and their fellow citizens. मीन्स इस ड्यूटीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो अपने देश को, वो अपने सोसाइटी को, वो अपने फेलो सिटीजन्स को क्या करता है, एक तरीके से इज्जत देता है। They serve as a warning against the anti-national and anti-social activities like burning the national flag, destroying public property and so on. That means ये क्या करता है, ये एक वार्निंग देता है। ड्यूटीज क्या करता है, एक वार्निंग देता है कि बर्निंग ऑफ नेशनल फ्लैग क्या है, इलीगल है, एंटी सोशल एक्टिविटी इलीगल है, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी इलीगल है। ठीक है, इस बात का वार्निंग देता है। दे सर्व एज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन्स एंड प्रमोट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। मीन्स ये क्या करता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह सर्व करता है फॉर द सिटीजन्स एंड प्रमोट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन प्रमोट करता है। ठीक है, एंड कमिटमेंट अमंग देम, और उसमें एक कमिटमेंट दिलाता है। They create a feeling that the citizens are not mere spectators but active participants in the realistic of national goals. ये क्या, ये किस बात को फीलिंग क्रिएट करता है, ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज इस बात का फीलिंग क्रिएट करता है कि जो
आपका जो आपका सिटीजन्स है वो सिर्फ मूक दर्शक नहीं, स्पेक्टेटर्स में सिर्फ दर्शक, वो दर्शक नहीं है बल्कि वो पार्टिसिपेंट्स है। वो क्या करता है, वो नेशनल गोल्स को अचीव करने में पार्टिसिपेट करता है। सिटीजन्स क्या करता है, सिटीजन्स पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ वो देखता ही नहीं है, सिर्फ वो दर्शक ही नहीं है। ठीक है। दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। ये क्या करता है, कोर्ट्स को क्या एग्जामिन करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। मीन्स कभी कभार अगर कोर्ट फंस जाते हैं किसी चीजों में तो इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी देता है कोर्ट को। फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे मोहन कुमार सिंघानिया के केस में 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी यूज्ड टू इंटरप्रेट एम्बिगुअस लॉ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। फर्दर फर्दर रामलीला मैदान इंसिडेंट केस 2012, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट ए कॉमन थ्रेड रन्स थ्रू पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कहने का मतलब है कि जो मोहन कुमार सिंघानिया केस में 1991 में क्या क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को प्रूव करने के लिए इस बातों को माना गया। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज में बात लिखी गई है उस बात से भी हम क्या कर सकते हैं, एक ओवरऑल एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। फिर रामलीला मैदान केस 2012 में हुआ, उस टाइम पे भी क्या कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 ए में एक कॉमन थ्रेड है संविधान का। वन पार्ट इन्यूमरेट्स द फंडामेंटल राइट्स, एक पार्ट फंडामेंटल राइट्स को इन्यूमरेट करता है, सेकेंड पार्ट क्या करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर करता है, और थर्ड क्या करता है, लेड ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। पहला पार्ट क्या करता है, पार्ट 3 क्या फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डिक्लेयर्स क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नेंस, किस तरीके से गवर्न कर सकता है, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, और तीसरा जो पार्ट 4 ए है ये क्या लेड ऑन करता है कि सिटीजन्स का क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। While interpreting any of these provision, it shall always be advisable to examine the scope and impact of such interpretations on all the three constitutional aspects emerging from these parts। जब भी कोई प्रोविजन को इंटरप्रेट किया जाता है तो इसको हमेशा एडवाइजेबल या एग्जामिन किया जाता है कि क्या स्कोप है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस इंटरप्रिटेशंस का, ये सारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में। मीन्स पार्ट 3 में भी, पार्ट 4 में भी, पार्ट 4 ए में भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इंटरप्रिटेशंस निकलेगा। ठीक है। They are enforceable by law, hence the parliament can provide for the impositions of appropriate penalty or punishment for failure to fulfill any of them। मीन्स क्या कर सकता है, ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, ये क्या है, ये ड्यूटीज जो है ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है। इसलिए क्या करता है, इसलिए कोर्ट कभी कभी क्या करता है, पार्लियामेंट कभी कभी क्या कर सकता है, अप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट भी क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है अगर इन चीजों को फुलफिल नहीं किया गया तो, अगर इन चीजों को फुलफिल नहीं किया गया तो। ठीक है। अब आते हैं HR गोखले, द देन लॉ मिनिस्टर गेव द फॉलोइंग रीजंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 26 इयर्स ऑफ इट्स इनॉग्रेशन। HR गोखले उस टाइम पे क्या थे, उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ रीजंस दिया क्यों हम फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं संविधान में 26 ईयर्स के बाद, इसको इनोग्रेशन के बाद, संविधान के इनोग्रेशन के बाद 26 साल के बाद क्यों इनकॉर्पोरेट करना है। HR गोखले ने जो लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम पे इस बात को क्या क्या गया है, इस बात का रीजन दिया है। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, पार्टिकुलरली ऑन द ईव ऑफ इमरजेंसी इन जून 1975, जून 1975 में जब इमरजेंसी लगाया गया था उस टाइम पे सेक्शंस ऑफ पीपल शोड नो एंजाइटी टू फुलफिल देयर फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस ऑफ रिस्पेक्टिंग द एस्टेब्लिश्ड लीगल ऑर्डर। इस जब इमरजेंसी लगाया गया था तो कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें नहीं दिखाई ताकि क्या हो सके, जो रिस्पेक्ट करे लीगल ऑर्डर को, जो लीगल ऑर्डर को रिस्पेक्ट करे। दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या चाहती थी, जब इमरजेंसी लगा तो इमरजेंसी में लोगों को सपोर्ट मिलना था गवर्नमेंट को, पर वो नहीं मिला। इसलिए क्या हुआ, इसलिए इन ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज वुड हैव ए sobering effect on these restless spirits who have had a host of anti-national, subversive and unconstitutional agitations in the past। तो इसीलिए क्या किया गया, इसलिए इस प्रोविजंस को, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो ये चीजें क्या हो सके, इफेक्ट में आ सके और एंटी नेशनल जो चीजें हैं वो खत्म हो सके। ठीक है। इंदिरा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर, जस्टिफाइड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्ग्यूड that
देयर इंक्लूजन वुड हेल्प द स्टेट एंड डेमोक्रेसी। मीन्स इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या जस्टिफाई किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों इनकॉर्पोरेट क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो इसका इंक्लूजन है वो क्या करता है, वो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है, वो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। She said the moral value of fundamental duties would have not to smoother rights but to establish democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights। मीन्स कि उन्होंने ये बोला कि जो फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज का जो मोरल वैल्यू है उसको अच्छी तरीके से क्या करना, इस्टेब्लिश करना है, ताकि डेमोक्रेटिक बैलेंस बन सके, ताकि लोगों के दिमाग में यह रह सके कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके इक्वल इक्वल है, उसके इक्वल इक्वल ही हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। सिर्फ राइट्स को हम एंजॉय नहीं कर सकते, उसके साथ साथ हमें ड्यूटीज को भी एंजॉय करना पड़ेगा। ठीक है। स्ट्रांगली अपोज द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूशन में। However, the new Janata government headed the Morarji Desai in the past post-emergency period did not annul the fundamental duties। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को एनुअल नहीं किया। मोरारजी देसाई का जब गवर्नमेंट आया पोस्ट इमरजेंसी के बाद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनुअल इसको नहीं किया। नोटेबली द न्यू गवर्नमेंट साउट टू अंडो मेनी चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड in the constitutions by the 42nd constitutional amendment Act 1976 through the 43rd amendment Act 1977 and the 44th amendment 1978। this so that there was a eventual consensus of the necessity and desirability of including fundamental duties in the constitution। कहने का मतलब है कि मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट जब आया, मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट जब आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी चीज़ें अमेंड की गई थी, जितनी भी चीज़ें अमेंडमेंट की गई थी 42nd और 43rd अमेंड की गई थी, उसमें से सारी चीज़ों को अंडो कर दिया। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 और 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 में क्या कर दिया गया, इन सबको अंडू कर दिया गया था। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज था उसको हटाया नहीं गया। दैट मीन्स जो अपोजिशन के गवर्नमेंट थे उन्होंने भी ये समझा, उनको भी ये लगा कि हाँ इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने इन बातों को अंडो नहीं किया, इन बातों को नहीं हटाया। ठीक है। This is more clear with the addition of one more fundamental duty in 2002 by the 86th Amendment Act। मीन्स ये ज़्यादा क्लियर हो गया कि जो 86 अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, उसमें से एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। ठीक है। उसके बाद बर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन। बर्मा कमेटी का क्या ऑब्जर्वेशन था इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के? बर्मा कमेटी का ऑब्जर्वेशन था, द बर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स 1999 आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। लीगल प्रोविजंस दिया गया कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, जैसे द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 प्रिवेंट्स डिसरेस्पेक्ट द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। उन्होंने क्या क्या किया, एक प्रिवेंशन इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट लाया 1971 में। उसमें क्या किया, उसमें यह बोला गया कि अगर कोई डिसरेस्पेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का और नेशनल एंथम ऑफ इंडिया का, अगर इसको कोई डिसरेस्पेक्ट करता है तो वो क्या है, वो अनलॉफुल है। द वेरियस क्रिमिनल लॉ इन फोर्स प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर इनकरेजिंग इनमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन एंड सो ऑन। बहुत सारे पनिशमेंट, बहुत सारे क्रिमिनल लॉ लाए गए जो किसके अगेंस्ट में, जो कि इनकरेज करता है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल में। किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे। अगर कोई डिफरेंट क्रिएट करता है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए पनिशमेंट है। बहुत सारे क्रिमिनल लॉ लाए गए। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट ऑफ फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन्स। सिविल राइट्स एक्ट 1955 में क्या कर दिया गया कि इसमें एक पनिशमेंट और ऑफेंस दिया गया, प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन्स। अगर कोई कास्ट एंड रिलीजन्स के थ्रू अगर ऑफेंस हो रहा है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए पनिशमेंट है, उसके लिए पनिशमेंट है। कोई भी कास्ट और रिलीजस के बेसिस पे ऑफेंस कर रहा है, दैट मीन्स उसके लिए क्या है, उसके लिए पनिशमेंट है प्रॉपर। ठीक है। द इंडियन पिनल कोड IPC डिक्लेयर्स imputations and assertions prejudicial to national integrations as punishable offense। मीन्स IPC के तहत क्या डिक्लेयर किया गया, जो इम्प्यूटेशंस और एसेशंस है प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन,
नेशनल इंटीग्रेशन में अगर प्री जुडिशियल्स को हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐसा असर्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो है पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 प्रोवाइड्स फॉर द डिक्लेरेशन फॉर द कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन। मीन्स ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है 1977 एक्ट में लाया गया था, इसमें क्या प्रिवेंट किया गया, प्रोवाइड्स फॉर द डिक्लेरेशंस ऑफ द कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स जो भी अनलॉफुल कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है वो क्या है, वो क्या है, वो अनलॉफुल एसोसिएशंस है। ठीक है। द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 प्रोवाइड्स फॉर द डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इंक्लूडिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर एमएलए या स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस में इंक्लूड है तो उसको क्या करना है, उसको डिसक्वालीफाई करना है। दैट इज soliciting votes on the grounds of religious or promoting enmity between different sections of peoples on grounds of caste, race, language, religious and so on। अगर वो वोट को कास्ट, लैंग्वेज, रेस और रिलीजन्स के बेस पे अगर ले रहे हैं तो वो क्या है, वो है हमारा, वो क्या है, वो हमारा अनलॉफुल है या फिर वो क्या है, वो इलीगल है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोहिबिट्स ट्रेड इन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ये क्या प्रोहिबिट्स करता है, ट्रेड इन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज। जो भी रेयर और इंडेंजर्ड स्पेसीज है, वो स्पेसीज है, उसको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 चेक्स इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशंस एंड डाइवर्सन्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। मीन्स जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसमें ये चेक करना है कि जो डिफॉरेस्टेशंस हो रहा है, जो डाइवर्सन्स हो रहा है फॉरेस्ट का, वो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कुछ भी फॉरेस्ट को क्या करना है, कोई भी फॉरेस्ट को काट करके हम नॉन फॉरेस्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है। ये हमारा हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ओवरऑल टॉपिक। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक हमारे यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कैसे कैसे अमेंड हम कर सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।